जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आने से पहले ये जो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी ये कोई रवायती एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी। यानी कोई यानी चाहे वो कोई अरब मुल्क हो या यूरोपियन मुल्क हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो या वो चाइना हो, वो ऐसे लोगों से बात कर रहे होंगे जो कि रवायती ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, जो कि रवायती डिप्लोमेट्स नहीं होंगे। उनमें से कोई इलॉन मस्क है, ठीक है, जिसको कहा कि भाई यहाँ तो मतलब वो कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मतलब है कि सैम ऑल्टमैन जो है वो भी शायद पॉलिटिक्स की तरफ उनका भी ध्यान चला गया, जो कि चैट जीपीटी और उससे पहले जीपीटी। तो बात ये है कि ना रवायती वो पॉलिटिशियंस हैं सामने मद्दे मुकाबिल, ना रवायती ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना रवायती अब बात हो रही है एक दूसरे से। यानी अब वो नहीं है कि जी एक डिप्लोमेट्स का होता है ना, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करो, कहीं हो भी रही है लेकिन वो आपको ख़त्म होता है सिलसिला जगह, स्ट्रेट टॉक हो रही है और उसके बावजूद जो है ना जंगें फैल रही हैं। अच्छा, इसमें जो पिछले 24-48 घंटों को आप देख लें तो इसमें सबसे जो एक तो वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है रशिया ने। रशिया का मैं वही हमेशा कहता हूँ कि रशिया 75% एशिया में और 25% यूरोप में, अगर उरल पहाड़ों से हम लें। और कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि यूरोप और एशिया शायद एक ही हैं, यूरेशिया एक बड़ा लैंड मास है। तो अगर वो इंटर कॉन्टिनेंटल कहते हैं तो दो कॉन्टिनेंट्स में फिर एक तो वो ज़ाहिर अमेरिका तक, तो 5,500 किलोमीटर्स रेंज का ये जो है ये इंटर कॉन्टिनेंटल, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो दूसरा ही है। लेकिन साथ ही वो फिर यूरोप को भी लेते हैं, इसमें नेटो को भी ऐड करते हैं, तो वो फिर वहाँ पर कॉन्टिनेंट की तारीफ अलग हो जाती है। लेकिन वो तजर्बा किया और वो ये कि जिस स्पेस में गया और फिर उसके बाद जाके नीचे दोबारा एटमॉस्फेयर में आया और दूर जाके हिट किया अपने हाथों को, तो वो टेस्ट किया। लेकिन उसके साथ ही जो है वो दूसरी जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनकी तरफ से जो सख्त बात हुई है, एक तो मिसाइल टेस्ट हुआ, दूसरा चूँकि इससे पहले जो है वो बरतानिया ने भी इजाज़त दी थी अपने मिसाइल्स, उनके भी फायर उनकी जानिब से जो मिसाइल्स दिए गए थे वो भी फायर कर दिए थे। अमेरिका ने भी इजाज़त दे दी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। तो रशिया की तरफ से आज एक ऐलान हुआ जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जो कुछ देर पहले टास्क उनके जो है, मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, ये सेकंड अगर हम दिखाएं, यूएस मिसाइल डिफेंस बेस इन पोलैंड टू डिफेंड जो है वो वहाँ पे मौजूद है। ये जब ये स्टार्ट हुआ था सारा सिलसिला, तो उस वक्त ये हिट करने जा रही है, कह रहे हैं कि हम इसको हिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये उनकी तरफ से ये बात होना जो है कि हम यहाँ पे हिट करेंगे पोलैंड के अंदर। अच्छा, पोलैंड में जो है वो एम्बेसीज़ वगैरह मुख्तलिफ खाली करवा ली गई, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात है। ये जो है ये रेज़िकोवो के इलाके में ये मिसाइल डिफेंस फैसिलिटी बाल्टिक के करीब, वहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम है और वहाँ पर ये मौजूद है। और इसी तरह से ये रोमानिया में भी है और ये पोलैंड में भी है। और ये जो है ये बड़ी एक संगीन मामला होगा कि अगर वो जवाब में हिट करते हैं। ये बुश दौर में स्टार्ट हुआ था प्लान, और उस वक्त ये था कि वो जब न्यू यूरोप और ओल्ड यूरोप इस तरह की बात हो रही थी डोनाल्ड रम्सफील्ड के वक्त में। लेकिन फिर उसके बाद 2016 में ये स्टार्ट हुआ और पिछले साल प्रॉपर इसका उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका वो कह रहे हैं हम इसको पोलैंड में हिट करेंगे। अब पोलैंड जो है वो जाहिर है कि ये पोलैंड तक मामला जो जॉर्जिया के अंदर हंगामे हो रहे हैं, लेकिन जॉर्जिया में वो प्रो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे थे, तो वो उसमें ये था कि सल्तनत तक था उधर जॉर्जिया का, लेकिन अल्टीमेटली जॉर्जिया रशिया की तरफ ही जा रहा है और उधर से पुतिन जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने कल फॉक्स पे मैं उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में अपने कि हम जो है वो डिप्लोमेटिकली तैयार हैं कि हम इस मामले को हल करें, और लेकिन डिप्लोमेटिक मामला कैसे हल होगा, क्या होगा, और अब तो वो मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है।
जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो ब्राज़ील में मौजूद है। और मैं हमेशा ये बात उस दिन मैंने की थी कि अगर वो लैटिन अमेरिका में पहुंचा है चाइना, तो इसका मतलब कि मॉनरो डॉक्ट्रिन का ख़ात्मा हो गया कि जिसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ब्राज़ील में और वहाँ पर उन मुल्कों में जिन मुल्कों के इमिग्रेंट्स को भी निकालना है, तो वहाँ पर एक तनाव पैदा होगा ट्रंप के आने के बाद के मैक्सिको के लोगों को, चिली के इधर निकालो, सबको निकालो, और वहाँ चाइना बैठा हुआ है ब्राज़ील में। बाकी अब ब्राज़ील का एक लिंक पुर्तगाल से भी बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं बाद में कभी बात करूँगा उस पर। उनके बादशाह के उनके एक मुल्क के बादशाह दूसरे मुल्क के बादशाह बन गए थे, बहरहाल वो एक बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो वाकई ये हो, तो ये अब एक टर्मोइल बढ़ता जा रहा है। रवायती आपके सामने नहीं आ रहे लोग आने वाले दिनों में, ना डिप्लोमेट्स हैं, ना रवायती पॉलिटिशियंस हैं, ना रवायती बात, बिल्कुल एक तनाव है पूरी दुनिया इस वक्त। जो इंतशार है, देखें आज भी शहादतें हुई हैं, आज शहादत कुरम में हुई, रोज़ कोई ना कोई वाक़या दहशत गर्दी का हो रहा है। लेकिन उस दहशत गर्दी के वाक़े के साथ साथ दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र आ रही है, ठीक है। तीसरी तरफ ये है कि काम चल रहा है, दुकानें, लोग अपना काम संभूल के जैसे भी। अच्छा, ये टर्मोइल यहाँ नहीं है, ये बाहर भी है, ज़हन में रखें, और आने वाले दिनों में बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा। बाहर की जो ग्लोबल सिनेरियो, लोगों का ख्याल है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ और बाहर जाके, इस वक्त वो सड़क, मतलब यूरोप में आपको गलियों में, सड़कों पे ये गत्ते लगे हुए, और वो उसमें कम्बलों के अंदर जो है वो लोग पड़े हुए हैं सड़कों पे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और उनको उन्होंने या तो बाहर फेंकना उठा के, या वो लड़ रहे हैं सड़कों में। एक क्याओस है, ग्लोबल क्याओस है। तो ये इमिग्रेशन के हवाले से बड़े मामला जो है ये सख्त होने जा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये, तो एक तो ये बात ये होगी। दूसरा जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बढ़ रही है जंग, यानी जो जंग है ये बढ़ रही है, लेकिन उस जंग के दौरान दुनिया रुक नहीं जाती। जो मैं आपसे बात करूँ कि ख़ास जो जहन के लोग हैं वो अपना काम भी उस दौरान करते रहते हैं। आप बड़े बड़े, अगर यहाँ पूरे ये हिंदुस्तान में अगर आप देखें ना कारोबारी ग्रुप्स, तो कई आपको, बहुत से ग्रुप्स ऐसे आपको न हैं जो आपको पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान आपको इस्टेब्लिश होते नज़र आ रहे हैं, कि उस दौर में जनाब ये कोई जो है वो उनके सन्स के नाम से अब काम कर रहा है, या कोई ब्रदर्स के नाम से काम कर रहा है, इस तरह की कंपनियां उस दौर में बनी हुई हैं सारी। तो वो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इस क्योस में से अब कैसे लोगों ने निकलना है आगे जाके। दूसरी जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो लॉयड ऑस्टिन जो है सेक्रेटरी डिफेंस, जो अब उनके चंद रोज़ रह गए, और ये क्योस अभी कैसे जाएगा आगे तक, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने तक। वो लॉयड ऑस्टिन जो हैं वो लाओस गए, और लाओस में उन्होंने एक बड़ी अजीब वहाँ से स्टेटमेंट आई, जो इस तरह से स्टेटमेंट बड़ी अजब लगी मुझे। तो मैंने कहा मैं इसको डिस्कस करूँ। उनकी एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने ये कहा कि जी जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने मिलने से इनकार कर दिया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस का ये कहना पब्लिकली कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने, हम यहाँ पर कई जगह पे है, कोई अगर हम कोट कर दें कोई न्यूज़ साइट तो उससे बेहतर होगा, तो वो कहते हैं कि जी जो है हम नहीं मिलेंगे। ये हम ब्लूमबर्ग को कोट करते हैं, पेंटागन चीफ सेज कि चाइना डिक्लाइन मीटिंग ड्यूरिंग हिज एशिया विजिट, और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। ये पब्लिकली बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, रॉयटर्स भी इसी तरह सारे दुनिया के अखबार कोट कर रहे हैं कि भाई चाइना ने मिलने से इनकार कर दिया ये। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि चाइना के ये मीटिंग लाओस में हुई है। अच्छा, लाओस जो है ना वो एक आप देखें कि लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं, जाते भी नहीं लोग सारे, लेकिन कहा यह जाता है कि दुनिया की अब तक हालिया तारीख में सबसे खुफिया जंग अगर किसी मुल्क में लड़ी गई है तो लाओस में लड़ी गई है। और लाओस जो है, अगर हम उसका नक्शा देखें तो एक तरफ हमें वियतनाम नज़र आ रहा है,
एक तरफ हमें बर्मा नज़र आ रहा है, ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और एक तरफ जो है वो थाईलैंड है और ये लाओस। और लाओस में दुनिया की तारीख में सबसे, लॉयड ऑस्टिन वहाँ थे। अच्छा, लॉयड ऑस्टिन, मैं एक मिनट से एक बात इंटरेस्टिंग है और बड़ी उसको कह के निकलता हूँ कि दुनिया की तारीख की सबसे खुफिया जंग वहाँ लड़ी गई। लाओस जो है वो न्यूट्रल मुल्क था कोल्ड वॉर के, पिछली कोल्ड वॉर के दौरान, और आइजनहावर ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर हैं, उन्होंने आइजनहावर ने कहा कि वहाँ पर उनके जनरल थे, तो उनके साथ उन्होंने डील किया जनरल वेंग पाओ के साथ, और जनरल वेंग पाओ के साथ डील किया, और जनरल वेंग पाओ ने उनको इजाज़त दी खामोशी से कि वो अमेरिका वहाँ पर आ जाए, और CIA का वहाँ पे, CIA की एक साइट वहाँ पे बन गई। अच्छा, ये वेंग पाओ जो हैं, ये इन्होंने अमेरिका की खामोशी, 2011 में इनकी डेथ हुई, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अब लॉयड ऑस्टिन कहाँ पे हैं? लाओस में है, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो 20 स्लाइडर में दिखाएं, वेंग पाओ की डेथ हुई तो एडेड US, तो ये जनाब जिन्होंने उस वक्त मदद की थी, ये 2011 में इनकी डेथ हुई। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा, आइजनहावर के बाद फिर कैनेडी ने, जब कैनेडी आए, फिर उसके बाद फिर जॉनसन आए, फिर उसके बाद जो है निक्सन आए, तो उन्होंने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। वो ये था कि वो डोमिनो इफेक्ट था कि जी अगर ये निकल गया हमारे हाथ से, लाओस निकल गया वियतनाम के बाद, तो फिर सारा साउथ ईस्ट एशिया निकल जाएगा। डोमिनो थ्योरी ये थी कि तो यहाँ पे एक जगह बना के रखो। उस जगह का जो नाम है वो रखा हुआ था लीमा साइट 85, लीमा साइट 85, 85, लीमा साइट 85। इस CIA 18 अगर हम देखें तो इनके जो डिक्लासीफाई हुए हैं पेपर्स, तो ये फॉल ऑफ लीमा साइट 85, वो ये हुआ कि वहाँ से कम्युनिस्ट आए और उन्होंने ये बढ़ते 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 पूरी 50 की दिहाई, पूरी यानी 60 की दिहाई वहाँ पे CIA मौजूद थी, और लाओस न्यूट्रल था, पता किसी को नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि वो ये लीमा साइट पे CIA का इशू सारा चल रहा था। अच्छा, अब जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ कि जब वहाँ से वो जो कम्युनिस्ट गुरीले थे वो आ गए, उन्होंने जो कब्जा किया, तो बयान होता है कि तारीख की फिर बदतरीन बॉम्बिंग जो है वो अमेरिका ने लाओस पे की। और इसके ऊपर अगर 10th हम दिखा सकें, एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी है, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, लेकिन मोस्ट सीक्रेट प्लेस 10th स्लाइड, टॉप सीक्रेट CIA कवर्ड वॉर इन लाओस। अच्छा, हुआ क्या इसमें कि उन्होंने कहा कि CIA उधर से वो आ रहे हैं, तो ऑर्डर ये हुआ कि वहाँ जितनी CIA की अपने लोग मौजूद हैं उन पे बॉम्बिंग करके वो, ताकि वो उनके हत्थे ना लग जाएं, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी तरीका, क्योंकि यहाँ CIA की ये जो जगह थी लीमा साइट 85, ये मदद दे रही थी वियतनाम की जंग में, गाइड कर रही थी कि अमेरिका ने कैसे, लाओस, हालांकि लाओस न्यूट्रल था। जब वो कम्युनिस्ट आ गए तो उन्होंने कब्जा कर लिया इस पे आके। अब जनाब इसमें यह हुआ कि जब बॉम्बिंग हुई तो एक अमेरिका का, कई 7-8 उनके अमेरिका के लोग, कुछ 40 लोकल आगे पीछे, तो इस लीमा साइट पे वो मारे गए। 50 साल लगे उसकी बाकियात ढूंढने में एक फौजी के। वो 26 साल का था, डेविड S. प्राइस उसका नाम। अगर हम 9th और 8th और 9th दिखाएं तो हमें तो अंदाज़ा हो, क्योंकि ये अभी ये हुआ कि 50 साल लगे उसकी बॉडी तलाश करने में, फिर उसकी बॉडी मिली, और अभी इस साल अगस्त में उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। उसकी जो बाकियात थी वो तलाश, वो मिली किसी जगह से, अमेरिका में ला के उसको 50 साल लगे उस 26 साला बंदे को, जो की डेथ हो गई थी, और वो उसकी, क्योंकि ऑर्डर ये था कि जी यहीं पे, लेकिन पेपर जब डिक्लासीफाई हो गए तो फिर उसके बाद ये पता चला कि यहाँ पे ऐसे। तो अब ये बड़ा हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर दोबारा ऑस्टिन लॉयड गए और चाइना ने मना कर दिया। पुरानी हिस्ट्री आपको बताओ ना कि लाओस में सबसे खौफनाक सीक्रेट वॉर हुई थी, और शायद गज़ा या लेबनान से पहले कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं बॉम्बिंग हुई है, यानी अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा बॉम्बिंग अगर हुई तो लाओस में हुई थी। वहाँ हर 8 मिनट के बाद जो है एक बम गिरा दिया जाता था।